अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा और मेरे साथ ताहिर मलिक साहब लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। गवर्नर्स पंजाब और केपी के इलेक्शंस की डेट नहीं दे रहे, जो कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उनको देनी है। और साथ दोनों पार्टीज़ जो हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और PMLN भी, वो डिफरेंट बहानेबाजियाँ और सब मामला चल रहे हैं। अब इसमें आगे मामला क्या हो सकता है? इमरान खान साहब ने क्या बेवकूफ़ी की है, क्या गलत फैसला किया है? असेंबलियां तोड़ के उन्होंने आइन के मुताबिक फैसला किया और उनका एक ख्याल था कि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे, लेकिन उनकी जो तारीख नहीं दी जा रही, उसके ऊपर अब अदालतें क्या फैसला देंगी? क्या अदालतें जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है हुकूमत की तरफ से, PDM की तरफ से, उसका साथ देंगी, या फिर अदालतें आइन पाकिस्तान के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने की जो बात है उसके साथ खड़ी होंगी? और सदर मुमलिकत इस पर क्या उनका क्या रोल हो सकता है इस सब मामले के ऊपर? इस पर कुछ बात करते हैं। और इलेक्शन कमीशन का रोल क्या होगा? उसके अलावा इमरान खान साहब ने फैसला किया था कि 33 हलकों से वो इंतखाब लड़ेंगे। अब उन्होंने कहा कि जी रूटीन इलेक्शंस, PDM ने तो वैसे बॉयकॉट किया हुआ, लेकिन रूटीन इलेक्शंस इमरान खान साहब उन 33 हलकों से इंतखाब नहीं लड़ेंगे। आम जो उनके उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वही उन हलकों से इलेक्शंस लड़ेंगे। और इमरान खान साहब की नाअहली के हवाले से जो बातचीत हो रही है, फॉरेन फंडिंग केस का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपील में जो फैसला आया, और उसके अलावा तोशाखाना केस की अब इमरान खान साहब पे जो इंडाइटमेंट होनी है, फर्द जुर्म आयद होनी है, ये सब मामला क्या चलेंगे, इन पर तफसील से बात करेंगे। मलिक साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि अब वो 33 हल्कों से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। सुना था हमने कि मरियम नवाज साहिबा ने यह कहा था कि मैं इमरान खान साहब के मुकाबले में फ्रॉम ऑल दोज 33 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है ना इलेक्शन लड़ूंगी। चूंकि शायद उन्होंने ऐलान नहीं किया, इस वजह से खान साहब ने अब कह दिया कि चले मैं भी नहीं 33 हल्कों से लड़ा। वो मरियम तो मेरा हाल वो लगेगा जिस तरह मौजू से हट रहे हैं। एक्चुअली खान साहब पे चारों तरफ से हमला है, मतलब जो लीगल मैं बात कर रहा हूँ, हमले से मुराद है उन पर पता है केस चल रहा है, जहाँ पे अदालत ने उनसे पूछा कि आप मुबैना केस है टेहरान वाइट जो उनके उन पर मुबैना कि आपकी बेटी, अब हमें वजाहत दे। अब खान साहब ने वहाँ पे ये जवाब दिया कि जनाब मेरा कोई सरकारी ओहदा नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं, आई एम नो मोर पब्लिक फिगर। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर खान साहब इलेक्शन पे जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो हिस्सा बन जाएंगे, वो प्राइवेट पर्सन से पब्लिक पर्सन बन जाएंगे। तो उन्होंने एक तरफ जब आप इस्लामाबाद कोर्ट को ये कहते हैं कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया ना, मैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम उन्होंने जो आमिर फारूक साहब हैं, चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके वकील ने, इमरान खान के वकील ने उन पर यह सवाल उठाया हुआ कि आप ये केस कैसे सुन सकते हैं। वो एक दफ़ा ये केस सुनने से इनकार कर चुके हैं। यहाँ पे आमिर फारूक साहब दूसरी तरफ उन्होंने फुल बेंच भी बना दिया है, और दोबारा वो एक केस पहले के पाजना केस नहीं मैं सुनना, फिर उसके बाद मैं ही सुनना है केस। तो जो पॉइंट ये खान साहब आप देखें ना, कितना एक फैसले का दूसरे फैसले पे ये असर हुआ कि खान साहब की सारी जो PTA की सारी पॉलिसी बदल गई है। कहाँ पे उन्होंने 33 जगह इलेक्शन लड़ना था, और उसका नतीजा क्या हुआ है? जब खान साहब पे ये हमारी हुक्मरान पार्टी को पता चला कि खान साहब तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अब उन्होंने फ़ौरन अनाउंसमेंट कर दी कि हमारे कैंडिडेट्स आएंगे। अब आगे डर ये पड़ गया है, अगर PTA जो मौजूदा हुकूमत है उसके कैंडिडेट आ जाते हैं तो फिर आपका अपोजिशन फिर आपका अपनी जेब में। फिर मुझे तो ये भी लग रहा है कि अगर इस तरह वो चलते रहे तो वो 2-3 अक्सरियत ले सकते हैं, वो पूरा पाकिस्तान का आइन बदल सकते हैं। अब खान साहब को एक नया प्रेशर बिल्ट हो गया कि क्या लॉन्ग स्टोरी, भाई बाकी भी तो अभी है ना, 125 आपके हल्के खाली पड़े हैं। मैं उस लॉन्गर टर्म में बात कर रहा हूँ। मैं पॉइंट ये दे रहा हूँ, खान साहब ने PTA ने ये फैसला किया कि अब हम भी इलेक्शन लड़ेंगे। तो एक तरह ये जो हमारा जो पोलिटिकल सेटअप है, मेरा हाल है वो कोई लॉ का आइन की स्पिरिट को बिल्कुल भूल भुला के ना एक दूसरे को नीचे लगाने के लिए। IMF की हमने डिटेल में वैसे बात करनी है, लेकिन IMF के जो मुतालबात, जो खबर हम तक पहुंच रही है वो ये है कि उसमें इस दफ़ा IMF ने भी कहा है कि ये जो आपने इस पे ऑपोजिशन भी साइन करे, जो टर्म्स एंड कंडीशंस आप अग्री कर रहे हैं, ऑपोजिशन भी इसके ऊपर अग्री करे। ऑपोजिशन राजा रियाज साहब है वहाँ पे। कागजों में तो वही है, यही खान साहब को जो प्रेशर खान साहब पे आ रहा है कि खान साहब ने तो मेरे लिए बड़ी मासूमियत से समझे ये मुल्क आइन से चलता है। मेरे लिए खान साहब को सोचना पड़ेगा कि उनका वो वाकई ये क्या बात है मलिक साहब, यही होता है ना, यही सारे पहले यही लोग चीखते थे आइन आइन, और स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर ने इन्होंने गैर आइनी हरकत की। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मायानाज वकील हैं, उनसे बात करते हैं सब मामले के ऊपर। सर बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन सर, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो गवर्नर KP और पंजाब डेट नहीं दे रहे इलेक्शंस की, इनके लिए आगे इसके रेपरकशंस इन गवर्नर्स के लिए सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि यह गैर आइनी इक़दाम है। देखें, ये गैर आइनी इक़दाम तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन बात यह है कि मैटर कोर्ट में चला गया है, और मैं नहीं समझता कि इसमें इलेक्शंस ना हों। इलेक्शंस हर हाल में होने ही होने हैं,
इसलिए कि अदालतों ने ये आर्डर कर देना है विद इन ए वीक और 2 डेज या 3 डेज या 4 डेज। ये तो ज़ाहिर है इलेक्शन का एक प्रोसीजर है, एक सिस्टम है, एक इलेक्शन का माहौल बनता है, शेड्यूल आना है और उसके बाद लोगों ने अपना उनको टाइम देना है कि वो इलेक्शन में जाएं। तो ये हो नहीं सकता कि इलेक्शन ना हो विद इन 90 डेज, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट को वायलेट करेगा तो ज़ाहिर है ये तो सरीहन अगर वायलेशन होगी तो ये एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा। तो शुएब साहब, कोई ऐसी नेसेसिटी, मिसाल के तौर पे अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है, मिसाल के तौर पे मौशी सूरत हाल ठीक नहीं है, ये दो मेन इशूज जो उठाए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, क्या इसकी बेस के ऊपर अदालतें ये नहीं कह सकती कि हाँ जी ये मुमकिन है और इलेक्शंस थोड़ा सा आगे कर लेते हैं बिकॉज दीज आर जेन्युइन कंसर्न्स? देखिए, पहली बात तो यह है कि माशी सूरत हाल पे तो किसी सूरत हो ही नहीं सकता कि ये इलेक्शन आगे चला जाए। उसकी तो कोई गुंजाइश कानून और आइन में मौजूद नहीं है। और कानून और आइन में ये भी गुंजाइश नहीं है कि जी सिक्योरिटी के खदशात हैं, इस पर जैसे इलेक्शन जो है आइन के ताबे जो होने हैं 90 डेज में इसको चेंज कर दिया जाए। और ना ही अदालतों को ये अख्तियार है कि अदालत आइन के तहत दिए हुई जो पावर्स और तरीक़ाकार है, आर्टिकल 105 हो या आर्टिकल 224 हो, उसके मुताबिक उस टाइम को एक्सटेंड कर सके। ना ये इलेक्शन कमीशन को अख्तियार है कि 90 डेज से ओवर एंड अबव चले अच्छा, जाएं। ये शुएब साहब एक हमारी रहनुमाई करें, वो ये है कि जो ऑपोजिशन इस वक्त, सॉरी हुकूमत इस वक्त बात कर रही है और इमरान खान की ऑपोजिशन, वो ये कह रहे हैं कि जनाब 90 दिन में तो इलेक्शन करवाना है। ये आम आर्गूमेंट आ रहा है कि जनाब ये तो आइन के अंदर लिखा हुआ है और नहीं करवाना तो ये तो नहीं लिखा हो कि उसके बाद क्या होगा। ये किस किस्म का आर्गूमेंट है और कितना वेट है इसके अंदर? देखिए, पहली बात तो यह है कि बड़ी जाहलों वाली बात ये मुझे माजरत के साथ कहना पड़ता है, मुझे कहना नहीं चाहिए, बट इट इज ए काइंड ऑफ इग्नोरेंस और इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ये हो नहीं सकता कि एक पाबंद करता है आइन आपके एक टाइम फ्रेम को, तो इसका मतलब है कि मुल्क में बैठने वाला जो शख्स भी बैठा होगा, मसलन एक 5 साल आइनी मुद्दत है एक हुकूमत की या असम्बली की, वो 5 साल के बाद कहते हैं कि जी ये 5 साल तो लिखा हुआ है लेकिन आगे नहीं लिखा हुआ, क्या होगा आगे? मैं ना तो डिसॉल्व होगा, ना मैं एक्सपायर मेरा टेन्योर होगा, मैं तो बैठा हूँ जबरदस्ती कुर्सी पे। इसी तरह जो कमजोर तरीन सिलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो होती है आपकी ये इंटरिम गवर्नमेंट, जिसको ख्वाजा आसिफ की जजमेंट की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट के इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने फैसला कर दिया था। उनको तो पोस्टिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन का भी अख्तियार नहीं है, ये चाहे कि वो कोई बड़ा बिग पॉलिसी डिसीजंस ले सकें। तो यानी वो जो इंटरिम गवर्नमेंट बैठेगी वो कहेगी कि बस अब मैं बैठा हूँ तो मैं आ गया हूँ, तो अब मैं 90 दिन की बजाय वो ज़ियाउल हक साहब की तरह मैं 11 साल इक़्तिदार में रहूंगा जब तक कि इस दुनिया में मौजूद हूँ। तो ये तर्ज अमल तो आइन के बरअक्स है, ये तो एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, एक चीज तो लेट्स सी शुएब शाहीन साहब, आपकी बात आप कर तो कानूनी बात कर रहे हैं, आईनी बात कर रहे हैं कि लेकिन होता क्या अदालतों के अंदर असल चीज़ तो वो मैटर करती है। मलिक साहब एक बात कर रहे हैं, मैं शुएब साहब से एक चीज़, शुएब साहब ये बताइएगा कि जो सदर पाकिस्तान होते हैं वो रियासत की अलामत होते हैं, गवर्नर भी तकरीबन वो भी रियासत के नुमाइंदे हैं। तो सदर पाकिस्तान अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये आइन में बिल्कुल क्लियर लिखा है कि 90 दिन में आपने ये काम करना है, तो पाकिस्तान का जो लॉ है वो सदर को क्या इख्तियार देता है, वो इंटरवीन कर सकते हैं? देखिए, रियासत के सरबराह की हैसियत से बिल्कुल उनको इंटरवीन करने का एक हक है। वो तमाम आइनी, चूँकि अपॉइंटमेंट जो है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करते हैं, और इन हालात में वो गवर्नर साहब को लिख सकते हैं, कह सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं कि जी आइन की पासदारी कीजिए और आइन के मुताबिक आप इनको डेट दीजिए। और इलेक्शन, और अगर वो डेट नहीं देते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज खुद भी पाबंद है आर्टिकल 224 का कि वो 90 दिन के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए और वो खुद डेट दे दे। अगर वो डेट नहीं देते हैं तो इसके कोई मुबर्रा हो ही नहीं सकता। और जहां तक सिक्योरिटी खदशात की बात आपने की थी, सिक्योरिटी खदशात का जहां तक ताल्लुक है, देखें 2002 में इलेक्शन हुए, 2013 में बड़े बुरे सिक्योरिटी हालात। शुएब शाहीन साहब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, मुसर्रत जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। साथ रहे शुएब साहब, बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहब, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि सबसे पहले सवाल, इमरान खान साहब ने, आपकी पार्टी ने क्यों डिसाइड अगेंस्ट किया इस बात के जो आप लोगों ने अनाउंस किया था कि 33 हल्कों से इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे, अब वो नहीं लड़ रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, इसमें ये खाली खान साहब की डिसीजन नहीं है, इसमें पार्टी की सारी सीनियर लीडरशिप और सारी क़यादत का ये मुतफिका फैसला है कि कैंडिडेट्स खुद लड़ें ताकि अगले आने वाले इंतखाबात की तैयारी भी हो जाएगी और फिर हर कैंडिडेट इसको सीरियस लेगा और फिर हमारे वो फाइनल जनरल इलेक्शन में टिकट एलोकेशन में भी हमें आसानी रहेगी लोगों की परफॉर्मेंस को देखते हुए।
अच्छा, इसमें लीगल रीजन भी शामिल है कोई? मिसाल के तौर पे जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस है इमरान खान की मुबैना बेटी टिरियन वाइट के हवाले से, और उसमें चूंकि खान साहब ने कहा है कि मैं चूंकि किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हूं और ना मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो आई एम नॉट लायबल टू आंसर दिस। और उसके अलावा भी और आर्ग्यूमेंट्स भी दिए। दिस इज ऑल्सो अ रीजन कि जिसकी वजह से विड्रॉ किया है। बेसिकली पहली जो फर्स्ट जो प्रायोरिटी है कि कैंडिडेट्स खुद लड़ें, ताकि हमें रियलिटी चेक आए और ताकि हमारे पास फाइनल जब जनरल इलेक्शन हो इन्हीं कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर, तो हमें पता हो कि हमारा किनको किसने बेहतर वोट बैंक है, किसने ज्यादा अच्छी मेहनत की। एक तो ये, दूसरी जहाँ तक रहेगी, देखें खान साहब को गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से तो हमारे लोगों को ये वैसे ही पकड़ रहे हैं। अगर मैं फवाद भाई का जिक्र करूं और उसके अलावा अगर हम सहाफियों की विक्टिमाइजेशन को देखें तो देखें इमरान रियाज को पकड़ा और फिर छोड़ भी दिया, तो वो तो इनसे किसी भी किस्म की हम तवक्को कर सकते हैं, लेकिन अगर आईनी तरीकाकार के तहत देखा जाए तो कोई ऐसी चीज नहीं है इनके पास। अगर होती तो ये खान साहब के इतने वेलविशर नहीं है कि ये अच्छा, ये ना शुएब शाहीन साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम डिटेल में इस चीज़ पर बात करेंगे कि आगे ये फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से और फिर तोशाखाना का जो फौजदारी केस चलेगा उसमें क्या चांसेस बन सकते हैं। वो उनकी तो पूरी ख्वाहिश है, कोशिश है कि इमरान खान को नाअहल किया जाए। जो APC हो रही है मैडम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और खासतौर पर इमरान खान साहब करेंगे शिरकत उसमें? नहीं जी, हमारा कोई इरादा नहीं है इसमें शिरकत का। और जहाँ तक रहेगी बात, आप जो बात कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि अगर इनके केसेस में कोई जान होती, चाहे जो ओवरसीज पाकिस्तान की फंडिंग थी जिसको गैर आईनी है कहना कि वे फॉरेन फंडिंग थी, फॉरेन फंडिंग नहीं थी। और दूसरी बात जहाँ तक रहेगी, बाकी जैसे जिन केसेस के ऊपर ये उम्मीदें लगा के बैठे हैं, अगर उसमें कोई इतनी कोई सब्सटेंशियल कोई चीज होती तो आपको क्या लगता है कि ये खान साहब का वेट करते कि एंड तक लेके जाएंगे और फिर जब इनका मूड बनेगा तो ये नाअहल करेंगे? इनको खान साहब की कोई वीकनेस नहीं मिली तो इन्होंने प्रोपेगेंडा सेल किया हुआ, और अभी खान साहब के पुराने मुलाजमीन उसकी लीगल उसमें कितना वेट है, ठीक है, उसमें उनमें लीगल वेट कितना है उस पर वो हम शुएब शाहीन साहब से पूछेंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि APC में आपने कहा कि आप लोग नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे? मतलब आपका नहीं ख्याल कि मतलब इस वक्त जरूरत है कि चलें तमाम पार्टीज कम से कम इकट्ठे बैठे? बड़ा मुश्किल वक्त से गुजरा है पाकिस्तान। देखें, पाकिस्तान को हमारा मानना ये है, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, हमें कोई इब्हाम नहीं है कि पाकिस्तान को ये टोला, मुसल्लत शुदा टोला, ना अहल नालायकों का टोला, मुल्क दुश्मन टोला मैं तो कहूंगी, जिन्होंने मुल्क को बर्बाद करके रख दिया, अपनी ख्वाहिशों की भेंट चढ़ा दिया। तो इनका अगर मतमा नजर हो मुल्क को ठीक करना, तो वाहिद फिल वक्त अवेलेबल ऑप्शंस में पाकिस्तान को ठीक करने की सोल्यूशन एक ही है, दैट इज जनरल इलेक्शन की डेट दें। 2 सूबों में जहाँ पे हमने अपनी हुकूमतों की कुर्बानी दी है फॉर सेक ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे भी ये लेतोलाल से काम ले रहे हैं, रोड़े अटका रहे हैं इलेक्शन को डिले करने के लिए, गड्ढे खोद रहे हैं। और वो गड्ढे किसके लिए खोद रहे हैं? पाकिस्तान के लिए खोद रहे हैं। 22 करोड़ अवाम को उनका सामना है मुसीबतों का। मुशर्रफ साहबा, आपको इस बात का तो यकीन भी होगा और होना भी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उन्हें 90 दिन के अंदर इलेक्शंस, और अदालतें अल्टीमेटली अगर मैटर वहां पे जाता है तो वो करवा देंगे इलेक्शंस, वो उसको डिले तो नहीं करवाएगी अदालतें किसी भी सूरत। एग्जैक्टली, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि ये तो एक दिन भी ऊपर नहीं जा सकते आईनी तौर पर। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और अगर खुदा न खास्ता इन्होंने इस तरह के इरादे रखे हुए हैं तो इनको इत्तला आपसे, आपके प्रोग्राम से, लीगल एक्सपर्ट से मिल जानी चाहिए कि फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कदम जो भी उठाएगा तो आर्टिकल 6 और उस गैर आईनी इकदाम के जितने भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं उन्हें भुगतने पड़ेंगे। इस वक्त पाकिस्तान किसी भी किस्म के मजीद फेल तजर्बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बेहतर है इलेक्शन की डेट दें पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम लाने के लिए, अगर इन्होंने एक्चुअली ये पाकिस्तान। अच्छा, वो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी मैडम, सदर मुमलिकत क्या रोल अदा कर सकते हैं? आसद उमर साहब ने भी इस हवाले से बात की है, क्या प्लान्स हैं इस हवाले से पार्टी के? मतलब सदर साहब को कहा जाए कि वो गवर्नर्स को कहें या अपने तौर पे कुछ इस तरह का ऑप्शन है जहन के अंदर? देखें, हम तो हर लेवल पे आईनी इक़दामात के लिए इनके साथ बैठने को भी तैयार हैं कि कोई अच्छा काम जाते जाते नेकी की उम्मीद तो नहीं है, तो एक ही आसान कर दो कि पाकिस्तान को जिस दलदल में टिकेला है, कम अज कम उसके लिए जो एक इनिशियल फर्स्ट स्टेप बनता है वो इलेक्शन की डेट बनता है, वही दे दें, ताकि कहीं ना कहीं जाके पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आए। वो एक सूरत में ही आना है और उसमें
प्रेसिडेंट साहब को तो ऑलरेडी चेयरमैन साहब की तरफ अच्छा, से दूसरा आपकी पार्टी इलेक्शन की डेट के ऊपर तो वो एक बात भी कर सकते सही हैं, है, मुज़ाकरात भी कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा एक मैं अरेस्ट के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ, इमरान खान साहब के अरेस्ट का आपकी पार्टी खुल के कहती है कि प्लान है हुकूमत का, और बार बार प्लान बनता है, फिर वो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। जमान पार्क के बाहर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी सारे वर्कर्स वो हर वक्त वहीं पे मौजूद है, और उन्होंने बाकायदा एक वो पैरा दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने ना आ जाए। अगर ये स्टेप लेती है, इसके बावजूद कि एक बड़ी तादाद में कारकुनान वहां पर मौजूद हैं, लेकिन आ जाती है पुलिस या कोई और एजेंसी वारंट लेके और इमरान खान की गिरफ्तारी, तो उस पर आगे क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्या प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐसी सूरत हाल में? देखें, पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी जिस लेवल पे अनारकी बदअमनी ये ले गए हैं, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो वो लीडर हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, और ऐसा लीडर जिसके साथ पूरी कौम खड़ी हो। किसी भी तरह की इंतकामी कार्रवाई करना इनको शोभा नहीं देता। ऑलरेडी उनको गोलियां लगी, FIR दर्ज नहीं हुई, अवाम पहले गमो गुस्से में। आपको क्या लगता है कि ये सारे जो हमारे वर्कर्स हैं जो बाहर हजारों की तादाद में बैठे हैं, हाँ हमारे वर्कर जरूर है कैंप्स लगा के बैठे, लेकिन इसमें कसीर तादाद ऐसे लोगों की है जो आम शहरी हैं, जो पाकिस्तानी हैं, और जो समझते हैं कि ये जो ज्यादती है, ये जो जुल्म है, ये जो इंतकामी कार्रवाई है, इनको पाकिस्तानी कौम में से गुजर के जाना पड़ेगा खान साहब तक। तो हम तो हर लेवल पे इसमें रुकावट डालेंगे, और मेरा ये मानना है कि अगर जरा सी भी इनमें होश हुई, ये फिर APC और ये जो टोपी ड्रामे हैं ये बंद करें, और वैसे ही मुल्क के अंदर पूरी और तरह कर दें। वैसे भी माइट इज राइट का फॉर्मूले के ऊपर बनी गाला शिफ्ट होने का कोई प्लान है खान साहब का? सुना था कि नहीं है। अच्छा मैडम, आपने कहा कि आप रुकावट डालेंगे, क्या हो सकती है, क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है पार्टी का कोई? क्योंकि काफ़ी पार्टी के ज़राए कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो सकती है, अगर होती है तो प्रैक्टिकली क्या रुकावट हो सकती है, क्या रिएक्शन हो सकता है PTI का? देखिए, PTI के साथ मैं जो देख रही हूँ अवाम की, देखिए यहाँ पे हजारों की तादाद में मेरे भाई खवातीन दिन में कितनी दफा, मतलब पूरी टोलियां की टोलियां वो भी आती है हमारी जो कारकुनान के साथ बैठती हैं। यहाँ पे मैंने देखा है कि लोग जो स्पेशल डिसेबल लोग वो भी वहाँ पे बैठे होते हैं कैंप्स में। हजारों की तादाद में वर्कर्स हैं, तो रेजिस्ट करेंगे। अच्छा, रेजिस्ट ठीक है, वो तो एक मामला। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे भी माजरत शुएब साहब, वो चूंकि मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने उनका कोई और कमिटमेंट भी थी, तो हमने कहा उनसे जरा बात कर लें। आपसे बड़ी डिटेल में बात करनी है इस ब्रेक के बाद आके। और नाज़रीन, बात इस चीज़ के ऊपर करेंगे कि कोर्ट से क्या सूरत हाल बन सकती है। इमरान खान की नाअहली की जो बातें हो रही हैं कि इस केस में या उस केस के अंदर अरेस्ट और उसके अलावा उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, ये क्या कितना पॉसिबल है लीगली? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। शुएब शाहीन साहब मायनाज कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ये पूछते हैं कि शुएब साहब ये बताइएगा कि फॉरेन फंडिंग केस के अंदर और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो उस पर अपील पर फैसला आया है, इसको देखते हुए आगे क्या इमरान खान साहब के लिए कोई बुरी खबर इसमें से निकल सकती है? और दूसरा, खास तौर पे तोशाखाना में जो इंडाइट करना है फौजदारी केस के अंदर, वहां पर क्या मामला बन सकता है? वो क्या लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जा सकती है सूरत हाल? देखिए सर, पहली बात तो यह है कि बुरी खबर तो उनकी उस दिन से शुरू हो गई थी, मार्च अप्रैल में पिछले साल, जिस वक्त ये रिजीम चेंज हुआ, उनको हटाया गया। तो नेचुरली उस दिन से लेकर आज तक बुरी खबरें ही उनको मिल रही हैं। लेकिन एक उनके लिए अच्छी खबर ये है कि पूरे पाकिस्तान में पब्लिक जो है उनके साथ खड़ी हो गई है। एक तो चले उनको एक एज मिला बिकॉज ऑफ द मेन रीजन कि वो मुल्क से बाहर नहीं भाग गए। जो ही उनको इक़्तिदार से निकाला गया वो पब्लिक में चले गए, वो लोगों में गए और लोगों ने उनको रिस्पॉन्ड किया। और दूसरा, जो बदतरीन किस्म की वर्स्ट गवर्नेंस की PDM के लोगों ने, और लेकिन सर फौजदारी केस अगर जो तोशाखाना का रेफरेंस का जो फैसला आया उसके बाद जो एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाई जाएगी और इंडाइट करके क्या ये साबित कर सकेगी जो प्लान है इस वक्त हुकूमत का और प्रोसिक्यूटर का, तो वहां पर कानूनी तौर पर क्या सूरत हाल बन सकती है इमरान खान साहब के लिए? क्या हो सकती है उनकी नाअहली? क्या वो मैं जैसे साबित हो सकती है? तो दो अहम केस हैं, जो 2 या 3 अहम केस कह सकते हैं कि जिसकी बुनियाद पर, एक तो 29 FIR है उनके खिलाफ, वो प्रोसीडिंग्स भी चलेंगी। तोशाखाना पे आ जाता हूँ। तोशाखाना में जो इलेक्शन कमीशन ने गलती की, बल्कि एक लिहाज से पार्टी बन गए
कि उन्होंने उनको डी सीट पहले कर दिया और प्रोसिक्यूशन के लिए बाद में भेज दिया। लिहाजा ये सबसे पहली गलती की। दूसरी गलती ये है कि उसके अंदर जो रीजंस दिए हैं उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो बिल्कुल टोटली इलीगल रीजंस हैं। उसकी बुनियाद पर जो प्रोसेस चलेगा, प्रोसिक्यूशन होगी, वो इतना जल्दी कल्मिनेट होने वाली नहीं है और खत्म होने वाली नहीं है जिसको बुनियाद बनाकर कह सकें कि लाइफ टाइम उनके लिए डिस्क्वालिफिकेशन होने का चांस हो सकता है। अगर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो फिर हम आगे अगर चलें तो जो तीन हमारे लीडर्स हैं, जिसमें नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब, जिन्होंने गाड़ियां ली हैं बगैर रूल्स के, इन्होंने तो रूल्स के मुताबिक ली हैं, तो उनके खिलाफ तो इससे ज्यादा प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। आपको याद है लाहौर हाईकोर्ट में ने जब पूछा तो इन्होंने आगे से ये जवाब दिया कि जी अगर हम तो हो सकने की बात, वैसे आपकी बात ठीक है, हो सकता है, होने को तो बड़ा कुछ हो सकता है शाहीन साहब। ये मलिक साहब, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़ा बड़ा कुछ हो सकता है, लेकिन इस वक्त वही हो रहा है कि जो कहीं से जो दिल है वो इमरान खान के खिलाफ होना है। वैसे तो शुएब साहब की बात आर्ग्यूमेंट में वजन है, दुरुस्त है कि अगर लीगली जो मामला, मैं सिर्फ मलिक साहब के इस पर कॉमेंट ले लूँ जरा शुएब साहब। उनको ये लगता है कि कानूनी एतबार से ये केसेस वीक है इमरान खान के खिलाफ, बट नॉनदलेस आपको क्या नजर आता है? क्योंकि पीटीआई को खौफ महसूस होता है इस चीज से, खौफ कह लीजिए या खदशा कह लीजिए कि नाअहली हो सकती है इमरान खान की। देखिए, जो शाहीन साहब तो एक लॉ की बात कर रहे हैं ना, मैं एक रियलिटी की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान का जो कानूनी निज़ाम की बात करूँ, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। उसमें ये आम आदमी की ये परसेप्शन है जो मेरी तरह मैं समझ नहीं कानून क्या है। यहाँ पे ये है कि हमारे यहाँ जो लॉ का सिस्टम है ना, वो माइट इज़ राइट पे है। माइट इज़ राइट से क्या मुराद है कि अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास टेक्निक्स ऐसी हैं, वकला ऐसे हैं, ऐसी इंटेलिजेंस है कि आप एक ही केस से लेफ्ट भी जा सकते हैं, राइट भी जा सकते हैं। तो इस निज़ाम में मेरी राय ये है कि इस निज़ाम में इतना गैप है कि इसी चीज़ पे आप, एक चीज़ पे आप इंतहाई मासूम बन जाते हैं, उसी केस पे आपको जनाब सज़ा मिल जाती है। तो मेरा ख्याल है कि मैं उनसे ये बहस नहीं कर रहा कि पाकिस्तान में ये कानून नहीं। मुझे बता दें कि एक बच्चे को भी पता है कि आपने 90 दिन में इलेक्शन कराना। मैं एक छोटा सा आर्गूमेंट देता हूँ। अप्रैल में इस मुल्क में 125 लोगों ने इस्तीफ़ा दिया कि जी हम असेंबली छोड़ने लगे हैं, और आपका आइन ये शुएब साहब से पूछने 60 दिनों में इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे इलेक्शन कराए। वो अप्रैल में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और पिछले महीने जाकर उनके इस्तीफे मुकम्मल, 9 महीने तो किसी ने रिप्रेजेंट ही नहीं किया। आपके 1/3 ऑफ पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं थी। वेयर इज़ योर लॉ, वेयर इज़ योर आइन? तो पॉइंट सारा ये है। इन सारी चीज़ों के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती रही है शुएब साहब, थ्रू एंड थ्रू हम देखते रहे इमरान खान साहब हिमसेल्फ और उनकी पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ के सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले, सुप्रीम कोर्ट इस सब मामले को देखे। यहाँ पर खिलाफ आइन, खिलाफ कानून चीज़ें हो रही हैं। कोर्ट अगर उस पर हमें एक्शन कह लें या चलें सुमोटो कह लें, या नज़र नहीं आ रहा एक्शन उसके ऊपर कोई कार्रवाई कोर्ट की, तो ये बिल्कुल दुरुस्त मामला है आपके ख्याल से, या फिर हो जाए तो फिर उसको कहेंगे ये जुडिशल एक्टिविज्म है? नहीं, मेरा ख्याल है कि अदालतों को तनकीद से बालातर होकर सुप्रीम कोर्ट को स्पेशली, क्योंकि दे आर द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड दे आर द ऑफ द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान, दे आर आल्सो कस्टोडियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कहीं भी किसी भी तबके से किसी भी जगह से कोई वायलेशन होगी तो जरूर उनको नोटिस भी लेना चाहिए, सो मोटो नोटिस भी लेना चाहिए। आपने देखा कि कासिम सूरी वाला मैटर आया, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया, बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन दिया। इसी तरह ये जिस तरह आर्टिकल 63A पे उन्होंने नोटिस लिया और अपना डिसीजन दिया, और दोस्त मोहम्मद मजारी वाले केस में भी उन्होंने नोटिस लिया और उस पे नोटिस नहीं लिया। लेकिन अभी जो नैब कानून में तरमीम के हवाले से केस चल रहा है, उसमें बड़ा फ्रीक्वेंटली हम रिमार्क सुनते हैं मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के कि ये पॉलिटिकल मैटर्स हैं, इनको खुद रिजॉल्व करें, अदालत को यहाँ पे बीच में अपने पॉलिटिकल कामों के अंदर आप ना लेके आए। हमसे ना ये उम्मीद रखें कि ये आप सुन रहे होंगे मैं मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के जी वो मैंने बल्कि खुद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट की हैसियत से हमने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर रखी है कि ये जो नैब लॉज हैं, ये जो अमेंडमेंट की है, ये पर्सन स्पेसिफिक लॉ है। नहीं, वो तो है अपनी जगह पे। मैं आप जो बात कर रहे थे कि उन्होंने उस वक्त स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर नोटिस लिया, या मजारी साहब वाले मामले के अंदर लिया, या 63A के ऊपर लिया, वो बात मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि पुरानी हो चुकी है। अभी जो मूड नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का, वो रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहते हैं कि पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर वो इंटरवीन नहीं करना चाहते। यूं लग रहा है उनके रिमार्क्स सुन के इस नैब वाले केस के अंदर। देखिए सर, एक लिमिट होती है ना, वो लिमिट अब क्रॉस हो रही है। लिमिट इस तरह क्रॉस हो रही है, तकरीबन 1 महीना होने वाला है और हालत ये है कि अभी तक डेट का मामला तय नहीं हुआ। अच्छा, ज़िम्नी इलेक्शंस कराने में तो मेरा ख्याल है कि सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं, ना ही इनको माशी कोई इमरजेंसी का कोई इशू है। अब
वो 125 वो ज़िमनी इलेक्शन हो जाए, उस पर किसी को कोई एतराज नहीं है। एतराज ये है कि 2 सूबाई इलेक्शन क्यों हो, सूबाई असम्बलियां क्यों आए, इसलिए सूबाई इलेक्शन कैसे अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि उन दोनों सूबाई इलेक्शनों में इनको नजर आ रहा है इमरान खान। शोएब साहब वही बात, शोएब साहब मैं यहीं पे थोड़ा सा चाहूंगा, मैं यही चाह रहा हूँ, 1 महीना तो आपने बातों बातों में गुजार दिया, अब हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट है। मैं कोई कोर्ट्स पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं सिस्टम पे बात कर रहा हूँ। तो आपके 90 दिन तो अभी मशकूक हो गए हैं। आपके जो 2 गवर्नर्स हैं जो रियासत की इलामत है, दोनों ने डेट देने से इनकार कर दिया। वायलेशन तो अभी हो चुकी है, नज़र आ रही है, और अब हम जा रहे हैं उसकी डेफिनेशन के लिए। तो ये कोई एक केस नहीं है, आप हमारी सारी हिस्ट्री देख लें। मेरा जो आपसे असल पॉइंट है, क्या कोई मुल्क का अपना जो सियासी बिगाड़ है आप कानूनी तौर पे उसको दुरुस्त कर सकते हैं? इतनी ज़्यादा सियासी महाजराई में किस तरह अदालतें सारे मसले हल करेंगी? जी, ये बात मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि सारे पॉलिटिकल मसाइल जो है वो कोर्ट्स नहीं उसमें इंटरवीन करती और कोशिश करती हैं कि रेस्ट्रेंट, जुडिशल रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करें। ये बात दुरुस्त है, लेकिन बिलाखिर जब पानी सर से गुजरने लगता है, जहां कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन होती है, तो फिर किसी ना किसी ने स्टेप इन करना है। स्टेप इन या एस्टेब्लिशमेंट करेगी, जो कि वो तो हमेशा से करती आई है, या फिर जुडिशरी इसको रेक्टिफाई करेगी और ठीक करेगी। जहां जहां एक्सेस होगा या जहां इन एक्शन होगा या अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होगा, फिर बिलाखिर जो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या कस्टोडियन ऑफ द राइट्स हैं ऑफ द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान, वो एक ही फोरम है, वो है ज़ाहिर सुपीरियर कोर्ट्स। मेरा ख्याल है ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमारा सिस्टम ही इतना नाकिस है, हर बंदा ही वायलेट करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, और वही पुलिस जो है जिस वक्त हाई अप्स का एक मूड और इसका मिजाज देखते हैं, वो उनके मुताबिक तमाम कवानीन अच्छा शोएब साहब, और पॉलिटिकल मैं एक और क्वेश्चन किया। अच्छा शोएब साहब, मुझे एक बड़ा तकलीफदेह मामला लगता है। दुनिया में ठीक है FIR होती है, आप लोगों को गिरफ्तार करते हैं, ये कौन सा निज़ाम है कि आप सुबह 5 बजे किसी के घर जाएं, आप 25 लोगों के घर जाएं, आपकी बेटियां आपके सामने हो, आपकी बीवी, अगर खुदा ना खास्ता मैंने कोई गलत काम किया है, मैं अपनी बात, तो ये मैं शो के बाद आप मुझे यहाँ से आराम से भी गिरफ्तार कर सकते हैं। आप मुझे कह सकते हैं कि जनाब आपके खिलाफ ये FIR है, हम आपको गिरफ्तार करने हैं। ये जो सुबह 4 बजे जाना, 5 बजे जाना, अजीब टाइम है और एक अजीब कैफियत पैदा करना, किधर है हमारा अदालती निज़ाम? आप माशाल्लाह हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं, इस पर कोई बात ही नहीं करता, ये जो वायलेशन हो रही है। देखिए, हम तो बातें कर कर के थक गए हैं, रेजोल्यूशंस पास कर कर के थक गए हैं। इसमें 2 खराबियां हैं। एक ये है कि हमारे पॉलिटिकल एलीट्स ने पुलिस को तैयार ही इस काम के लिए किया है कि ताकि जब चाहें पटवारी और SHO के जोर पे हम वोट ले सकें और सारे काम करा सकें, और आम आवाम को जो कि रियाया की सूरत होनी चाहिए सॉरी वो आवाम जो है वो वोटर नहीं, सिर्फ रियाया होनी चाहिए और उनको अपना पाबंद कर सकें। और दूसरी कमजोरी जो है वो हमारे यहाँ सबसे बड़ी है, वो है अदालती कमजोरी। अदालतें इस पे नोटिस नहीं लेती, अदालतें इस चीजों को रेगुलेट नहीं करती, जो कि पॉलिटिकल विल भी नहीं है। और देखें, ये जो 25 मई वाला वाकया हुआ था, क्या हुआ था? ये एक दिन में 500 वकील गिरफ्तार हुए थे। बिल्कुल ठीक है। अदालतों की आप कह रहे हैं कि अदालतें सही तरह से उसका नोटिस नहीं लेती, एक्शन नहीं लेती, या फिर सिस्टम की कमजोरी है? इसी से जुड़ा हुआ मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था, अभी थोड़ी देर पहले हम उसी की बात करते रहे, काफी कुछ उसके साथ जुड़ा हुआ है। इमरान खान साहब की मुबैना बेटी टिरियन वाइट के हवाले से 3 हायर कोर्ट्स, सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इटसेल्फ पहले ये कह चुके हैं कि जनाब ये केस पहले भी आया है, पहले भी ये पिटिशन आई। उन्होंने कहा नहीं यार, ये और ये अल्फाज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता कि हम किसी के ज़ाती मामलात के अंदर मुदाखलत करें या जो है ना वो उछालें और देखें कि क्या बात है, इस्लाम ऐसे ही है। बिल्कुल अच्छा, खुद एक कोर्ट उसको, ये क्या हुआ है शोएब साहब के 3 हायर कोर्ट्स 4 दरखास्तें 4 दफा मुस्तरद कर चुकी हैं, और अब आई और दोबारा उन्होंने कहा जी हाँ जी बिस्मिल्लाह आप ले आए, आप सुन लें। उन्होंने खान साहब से एक्सप्लेनेशन मांगी और तो जवाब दें। हाँ, जवाब इमरान खान से कहा, पहले वही कोर्ट कह चुकी है। अच्छा, यही आर्ग्यूमेंट है शोएब साहब तहरीक इंसाफ की टीम का कि आमिर फारूक साहब खुद कह चुके हैं कि मैं ये केस नहीं सुनना चाहता, अब वो कह रहे हैं हाँ जी मैं तैयार हूं सुनने के लिए। पहली बात तो ये है कि ये आपने इसको बड़ा वाजे कर दिया, और दूसरा ये कि अतर मिनल्ला साहब आथर जज हैं उसी जजमेंट के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के 2 जजेस का फैसला है। 2 जजेस का जो फैसला होता है वो सिंगल जज के ऊपर बाइंडिंग होता है, और जस्टिस आमिर फारूक साहब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने पहले खुद रिक्यूज किया हुआ है। अब उन्होंने उसको करने के लिए लार्जर बेंच बनाने का हुक्म दे दिया, आई थिंक, ताकि वो अगर 2 दिन जजेस का फैसला है तो इनके ऊपर जो बाइंडिंग इफेक्ट रखता है को 2 या 3 जज बैठ के सुने तो उसको ओवर रूल भी कर सकें।
लेकिन देखें रेस्ट जुडिकेटा इसमें फॉल करता है। अगर एक इशू एक कोर्ट ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है तो सेम काज ऑफ एक्शन पे दोबारा कोई भी कोर्ट उसको कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। ये तो सेटल्ड लॉ है। पहले उन्होंने एलिमिनेट करने की कोशिश की, 2 अटैक। मगर शोएब साहब सॉरी फॉर द इंटरप्शन, शोएब साहब सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कानून की जो देवी है उसकी तो आंखों में पट्टी होती है, वो तो देखती नहीं है कि कौन क्या चाह रहा है, ताकतवर कौन है, कमज़ोर कौन है। तो जो हमारे छोटे सी जो मासूम सी थिंकिंग है कि कानून अंधा होता है, उसको तो नजर ही कुछ नहीं आता। तो आप तो बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। हाँ, होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर वो अंधा है तो फिर वो कान उसके खुले होते हैं। तो हर तरफ से ये खराबियां हैं, हमें ये खुद अपनी रिस्पेक्ट रेस्टोर करानी पड़ेगी। और जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन हो, जो भी हालात हो, तो हमें मेरा ख्याल है कि कुछ चीजों को जो प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस हैं या जस्टिस के तकाजे हैं वो पूरे करने चाहिए। देखें, ये जो आपने फॉरेन फंडिंग वाला केस आप उठाए, ये जो हनीफ अब्बासी केस लेकर गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अपनी जजमेंट दी थी। उसने कहा था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट डिले, सबका इकट्ठे आपने फंड्स चेक करने हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अब इन्होंने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने एक पार्टी के तो फंड्स आपने चेक करके कह दिया कि जनाब इसमें प्रोहिबिटेड फंडिंग मौजूद है। बाकी ये वाहिद पार्टी है जो लोगों से फंड्स लेके अपना पार्टी चलाती है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की सिचुएशन ये है, वो माफियाज या वो बड़े लोग उनसे पैसे लिए और उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। तो अब एक फेडरेशन की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है, बाकी वो तो खैर शेख साहब, लेकिन दैट इज फॉर द इलेक्शन कमीशन टू डिसाइड ना। जैसे आइसोलेट करके अगर आपने चलाना है तो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चलो 2 महीने 4 महीने लास्ट चीज ये सारा कुछ है। और बड़ी खुल के इस सब मामले के ऊपर बात होगी कि ये सब हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। क्या उम्मीद है आपको सुपीरियर कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से? बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ तहरीक इंसाफ भी देख रही है, वकला भी, आप लोग हर दूसरे दिन कोई प्ली कर रहे होते हैं, कोई प्रेयर कर रहे होते हैं सुप्रीम कोर्ट से, फॉर्मली भी और इनफॉर्मली भी। आपका क्या ख्याल है, आपको क्या उम्मीद है कि क्या वहां से आपको रिलीफ मिल सकता है, इन द सेंस के जो मैटर्स आप उठा रहे हैं वो उनको टेकअप किया जाए कोर्ट के अंदर? जी, आपने मेरे से पूछा है? जी जी शोएब साहब। जी, मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मैंने आज ही एक रिक्वेस्ट भेजी। ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, कि मैंने रिक्वेस्ट भेजी है कि आप इसमें सो मोटो नोटिस लें। आज रेजोल्यूशन भेजी है जिसमें मैंने कहा है कि ये आप सो मोटो नोटिस नहीं लेंगे तो ये जो कि आप वाहिद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कस्टोडियन है, अगर वो नोटिस नहीं लेगा तो इससे कयास फैलेगा, इसका नुकसान होगा। तो मैं उम्मीद रखता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए जी। बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली ख़त्म इस हमारे प्रोग्राम का जो टाइम है वो कम रह गया और हमने अब इकॉनमी की तरफ भी कुछ बात करनी है। बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, आप हमारे साथ मौजूद, कीमती वक्त और राय दी आपने। ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं कि IMF की जो नई शराइत है, बहुत सारी तो आवाम के लिए तो मुश्किल है, अभी हुकूमत के लिए भी मुश्किल आ गई, और IMF ने बड़ा भला कर दिया पाकिस्तान का। वो उन्होंने ये कहा कि जो सरकारी अफसरान है ग्रेड 17 से ऊपर के, इनके सारों के ज़रा असासे जो है ना वो तो सामने लेके आए कि ये क्या करते हैं और कितने कितने पैसे इन्होंने बनाए हुए। तो ये बड़ा बेहतरीन काम हो गया, लेकिन उसके अंदर एक हिंड्रेंस आ गई, एक रुकावट आ गई है, और वो क्या है ब्रेक के बाद उस पर बात करें। वेलकम बैक। इकोनॉमी की सूरत हाल ये है कि ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो 3.8 अरब डॉलर रह गए हैं, बहुत ही थोड़े रह गए हैं। और उम्मीद पाकिस्तान को ये है किसी भी तौर पे अगर डिफ़ॉल्ट को अवॉइड करना है, बचना है, तो IMF का अगली किस्त पाकिस्तान को चाहिए। ये जो रिव्यू है ये क्लियर हो जाए और पाकिस्तान, लेकिन कुछ शर्तें जो IMF ने रखी ना वो बड़ी तगड़ी डाडी शर्तें ये रखी हैं। बिजली सब्सिडी हटा दें, गैस फ्यूल प्राइसेस और बढ़नी है अभी, बट एट द वेरी सेम टाइम अच्छी चीज़ उन्होंने ये की, उन्होंने कहा कि ग्रेड 17 से लेके ताहिर मलिक साहब 22 तक के जो सरकारी अफसरान हैं, सरकारी अफसरान, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी दोनों आते हैं उसके अंदर, उनकी और उनके अहले खाना के असासों की तफसील भी हमें दें। और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है, वो कहते हैं कि हुकूमत कह रही है कि सारा कुछ आपको दे देते हैं, लेकिन मिलिट्री ऑफिसर्स की डिटेल हम आपको नहीं दे सकते, वो मुल्क की सलामती के अगेंस्ट जाता है ज़रा मामला। तो IMF मान जाए कि इस चीज़ के ऊपर व्हाट डू यू थिंक? देखिए बाजवा, यहाँ पे एक बड़ी मैं पर्सनल राय है, विद ऑल माई रिस्पेक्ट, हमारे यहाँ था लूट मार का निज़ाम। मैं कोई IMF के हक में नहीं हूँ, मगर एक गंदा निज़ाम एक लूट मार के निज़ाम से बेहतर है। IMF है कैपिटलिज्म।
कैपिटलिज्म करता है परफॉर्मेंस की बात। आपको याद है इसी टेबल पे अपना पाशा साहब ने, फीस पाशा साहब ने फरमाया था कि 2500 अरब रुपया ये जो हमारे रियासती स्ट्रक्चर है ये खा जाता है। तो अगर आप इनको सिर्फ आप इनसे जायज़, मैं सैलरी की बात नहीं कर रहा, 2500 अरब आप सीधे लेते हैं, पता है कितना पैसा है? $2 बिलियन। $2 बिलियन का मतलब है $1 बिलियन लेने के लिए। सलामती का मसला है, आपका मजाक बनेगा या यार नहीं, मजाक नहीं बनेगा। लेट्स बी ऑनेस्ट, देखो नहीं, फौजी अफसरान है उनके और उनके अहले खाना अकबर, देखो एक कुछ चीज़ें होती हैं, हर माशरे में एक अथॉरिटी का एक सिंबल है। हमारे अनफॉर्चुनेटली 75 साल की जो अथॉरिटी है ना, वो उसका सिंबल हम पोलिटिकली नहीं ला सके। मैं समझता हूँ ये कोई साइकोलॉजिकली हमारा मसला है। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बात नहीं है, ये इतना बहस की डिस्कशन भी नहीं है। मगर और बड़ी चीज़ें हो रही हैं। ये जो सब्सिडीज़ थी, जो आपकी हमारी बहुत बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो पता क्या करते हैं, वो बैठ के कार्टेल बना के जनाब सब्सिडीज़ ले लेते हैं। उन्होंने क्या वो बंद करें। बिजली का जो आपका तकरीबन 4000 अरब से ज़्यादा का जो लूट मार है, IPP जितना पैसा बना लेते हैं ना इससे, मैं आपको गारंटी देता हूँ पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकते। पाकिस्तान में एक फ्री सोसाइटी बन ही नहीं सकती जब एक तबका इतना लाखों अरबों रुपये कमाएगा। मेरे ख्याल में IMF को मैं हीरो नहीं कह रहा, मगर मौजूदा जो हमने जो अपनी रियासत के साथ नदीमुल हक साहब हैं, डॉक्टर नदीमुल हक साहब, वो आपको सिस्टम में ला रहे हैं। ये पॉइंट है सबसे। हमारे साथ में प्रोड्यूसर, अच्छा नहीं हमारे साथ नहीं है, अभी नहीं है, तो वो सिस्टम की तरफ आपको ला रहे हैं। और याद रखें, नो सिस्टम से बैड सिस्टम बेहतर होता है। यहाँ क्या था, यहाँ था जनाब बाबू बैठे हैं। मलिक साहब आना ही नहीं आपने सिस्टम की तरफ, आपको आना पड़ेगा, लेके आ रहे हैं भाई। आपकी हुकूमत ने ना खबर के मुताबिक उन्होंने इनकार कर दिया। नहीं अकबर पार्टी नहीं, आप समझ ही नहीं। देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है, आप डिफॉल्ट कर दें। डिफॉल्ट का मतलब है आप अपना शनाख्ती कार्ड ले लें। मैं आपको मैं कुछ मार्केट नहीं, उसका मतलब ये है कि हम अपने बच्चे के फीडर में जाएंगे और कहेंगे जी आधा लीटर मेरा हिस्से का पेट्रोल दे दें। वहाँ वो मेरा शनाख्ती कार्ड देखेगा और लिखेगा 1 हफ्ते का ताहिर मलिक को आधा लीटर पेट्रोल दे दिया। आपने डिफॉल्ट पे जाना है कि आकड़ दिखानी है? मुझे ये जवाब दो। ये तो हुकूमत से अब थोड़ी सी खबर याद है यहाँ पे भी। वैसे आपके ख्याल में ये हुकूमत का फैसला नहीं, जो भी है मैं समझता हूँ IMF ने जो हमने बदतमीजियाँ की हैं, जो लूट मार की है, मैं ये नहीं फिर कह रहा कि वो बड़े नेक लोग हैं, वो अपने मुफाद के लिए हैं। मगर इस वक्त जो वो कह रहे हैं वो सारा पाकिस्तान के हक में है। IMF की डॉक्टर नदीमुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मुआशरत में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। वक्त ही है ये IMF प्रोग्राम के हवाले से बताइएगा कि जो एक बड़ी कड़ी शर्त उन्होंने रखी है, बाकी तो सारा कुछ हमने सुना है कि वो थ्रू मिनी बजट और उस पर तो अमल दरामद बाकी भी शुरू हो गया, सब्सिडीज हटानी है, कीमतें बढ़ानी है, टैक्स और ज़्यादा कलेक्ट करना है। ये जो उन्होंने कहा है कि सरकारी अफसरान के असासों की, उनके अहल खाना के असासों की तफसीलात IMF ने कहा है कि वो दें हमें। अगर नहीं देती हुकूमत पाकिस्तान तो क्या इस देर पॉसिबिलिटी कि अगली किस्त फिर पाकिस्तान को ना मिले, ये प्रोग्राम रिवाइव ना हो सके IMF का? मेरा ख्याल है जी, अव्वल तो हुकूमत को इसमें देने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं। हम बार बार असासों की बात करते हैं। ये IMF ने वही बात पकड़ी है जो रोज रात को आप लोग पॉलिटिशियंस टीवी पे कहते हैं। हम लोग अपने आप को रोज गालियां देते हैं कि हम सबसे करप्ट लोग हैं, हमारे पॉलिटिशियन, हमारे ब्यूरोक्रेट बहुत करप्ट है। तो IMF ने उठा लिया, सही बात है। बट मेरा ख्याल है IMF बहुत गलती कर रहा है। IMF को इसको मुल्क का नहीं पता, मैं लिख भी चुका हूँ इस पे, IMF को भी कह चुका हूँ, वो गलत तरफ जा रहे हैं। जो सुनने वाली बात उनको है, जो करने वाली बात यह है कि हमें वो असासे बताएं जो इन लोगों ने काबू की हुए। वो तो ठीक है कि गलत तरफ कौन जा रहा है? IMF आप कह रहे हैं गलत तरफ जा रहा है जब वो पूछता है हुकूमत पाकिस्तान से कि आपके जो सरकारी अफसरान हैं उनके अहल खाना की तफसीलात दें, असासों की तफसीलात दें, तो ये गलत मुतालबा है IMF का, आप ये कह रहे हैं? मेरा ख्याल जो बेहतर मुतालबा IMF को करना चाहिए था, जब सबको करना चाहिए कि इनके यहाँ असासे कितने, जो असासे टैक्स पेयर के असासे जो उन्होंने पकड़े हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल सरकारी घर, सरकारी गाड़ियां, सरकारी अमले, मेरा जाती असासा तो नहीं है ना, वो तो सरकार की मिल्कियत है और वो एक ओहदे पे मौजूद हैं। जो भी लोग सरकारी ओहदों पर होते हैं उनको वक्ती तौर पर मिलती है, उसके बाद अगले आने वाले को मिल जाती है। चाहे उनको मिलती है, पर पॉइंट ये है कि वो हम सब पे एक टैक्स है। अच्छा। जबकि वो असासे जो टैक्स पेयर के असासे हैं वो उनको टैक्स फ्री तरीके से दी जा रहे हैं, तो उसका अपना बड़ा नुकसान है। और उसका नुकसान ये भी है कि फिर ये लोग ज्यादा से ज्यादा। आप ये कह रहे हैं कि IMF को ऑस्टेरिटी का कहना चाहिए था? ऑस्टेरिटी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत मुख्तलिफ बात है। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बहुत मुख्तलिफ बात है। ये है वो असासे। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर आप सुपर मार्केट में जाएं इस्लामाबाद में, सुपर मार्केट के सामने सारी प्रॉपर्टी सरकारी अफसरों की है, जो सरकारी खर्चे पे बनी हुई है।
अगर आप मिनिस्टर्स कॉलोनी देखें, वो सारी सरकारी खर्चे पे बनी हुई है और वो सबसे अच्छी प्राइम प्रॉपर्टी पाकिस्तान की है और ऐसे हर शहर में प्रॉपर्टी है। उनकी जो वैल्यू है वो उनके जो असासे हैं उनसे बहुत ज्यादा है। तो हमें ये सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए कि ये जो असासे हैं, बरतानिया में ऐसे असासे कोई नहीं है, बाकी किसी प्राइम लोकेशंस के ऊपर जो सरकारी प्रॉपर्टीज हैं उनको आप उनकी नीलामी हो सकती है, उनसे बड़ा अच्छा खासा रेवेन्यू पाकिस्तान की स्टेट इकट्ठा कर सकती है। ये पेंशन्स का एक मामला उन्होंने उठाया है, IMF बात कर रही है उसकी, और ये इसमें तो कोई शक नहीं है, एक बहुत बड़ा हेड ये पेंशन्स वाला जो मामला है, इसका पूरी दुनिया ने और सॉल्यूशंस निकालने शुरू कर दिए हैं कि यार किस तरह से ये वाला मामला दुनिया भर के अंदर नहीं रहा। तो आपके ख्याल में यहाँ पे क्या चेंजेस हो सकते हैं इस पेंशन के इशू को लेकर? इस हेड के अंदर पैसे बहुत देने पड़ते हैं। कुछ 40 साल से डिस्कस हो रहा है, कोई नया मामला नहीं है। ठीक, 40 साल से डिस्कस हो रहा है, हुकूमत के लोगों अब यही चलता रहेगा कि पेंशन का ये मामला सिंपल कि जो नए लोग आ रहे हैं उनको आप पेंशन दे ही ना, पुराने लोगों को तो आपको पेंशन देनी पड़ेगी। पर अगर आप बाकी सरकारी डिफॉल्ट बाहर कर रहे हैं तो पेंशन भी डिफॉल्ट कर दें। तो डिफॉल्ट करना हो तो डिफॉल्ट तो हर जगह हो सकती है, सिर्फ ये नहीं कि डिफॉल्ट बाहर करनी है तो अंदर भी डिफॉल्ट हो सकती है। तो हुकूमत को बड़ी टफ डिसीजन लेनी चाहिए, टफ डिसीजन नहीं, जरूरी डिसीजन लेनी चाहिए कि ये घरों का निजाम खत्म करे, गाड़ियों का निजाम खत्म करे, पेंशन को रैशनलाइज करे, और जो फजूल किस्म की मराहत है, प्लॉट्स देते हैं, प्लॉट्स भी जाया करते हैं, पैसे प्लॉट बेचे, जो मर्जी ले ले, जरूरी नहीं कि किसी को गिफ्ट करिए। अच्छा नदीम साहब, ये बताइएगा आज डॉलर तकरीबन 7 रुपये मजीद बढ़ गया है, तो ये जो लग रहा है कि आलमोस्ट 300 रुपये को टच करने जा रहा है, 280-85, तो एक आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? जब डॉलर में आपने पेट्रोल खरीदना है, आपने हर चीज़ तकरीबन बाहर से डॉलर में लेनी है, तो आम आदमी के लिए आने वाले दिन क्या देख रहे हैं आप? देखिए जी, आम आदमी अगर अपनी लीडरशिप को अकाउंटेबल होल्ड नहीं करता तो फिर उसको डॉलर की शेप में पैसे देने पड़ेंगे। अगर आम आदमी उनके प्रोटोकॉल, उनकी मरात, उनकी अय्याशियों के लिए तालियां बजाता है और कहता है बड़ी अच्छी बात है, तो फिर यार दुनिया तो पैसे नहीं देगी, फिर हमें पैसे देने हैं। तो आम आदमी को भी थोड़ा सा पॉलिटिकली अलाइव होना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि भाई ये खर्चे इतने क्यों हैं, 70 डिपार्टमेंट क्यों हैं, 70 डिपार्टमेंट की जरूरत क्या है, 5 डिपार्टमेंट में क्यों नहीं गुजारा हो सकता, इतने सेक्रेटरी, इतने पीओन, इतने सब कुछ क्यों है। तो ये जो खर्चे हैं, हर एजेंसी के 5-5 इदारे हैं कि अगर फेडरेशन में बनता है तो प्रोविंसेस में बनेगा, और जनाब खाली इदारे पड़े हैं जिनके कोई काम भी नहीं है, तो उसके पैसे फिर किसी ने तो देने ही है ना। तो ये कहना कि आम आदमी पे क्या असर पड़ेगा, अब जब चिड़ियां चुग गई खेत तो फिर क्या पूछना है। आम आदमी को पहले मुतात होना चाहिए और कहना चाहिए भाई सरकारी खर्चे ठीक तरह करो। ये नहीं कि उन्होंने कहा डॉलर का, ये बताइएगा नदीमुल हक साहब, इस वक्त जो 276 पे आ गया आज गालिबन, नहीं 280 प्लस गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात है, मैं थोड़ा सा फ़ायदा उठा लूँ, यहाँ पे ये भी तो है ना कि जी डिफ़ॉल्ट और एक नया ऐसे लग रहा है, अल्लाह माफ़ी देखो, जैसे मज़हब है कि हमने IMF के पास ही जाना, वही हमें बचा सकता है। मेरा आपसे सादा सवाल है, क्या हमारे पास IMF की शराइत के अलावा कोई और भी रास्ता है कि हम डिफ़ॉल्ट से बच सके? वो क्या है? बिल्कुल नहीं। देखिए, जब बीमार हो जाए बंदा तो इमरजेंसी वार्ड पे जाना पड़ता है। IMF इमरजेंसी वार्ड है, इमरजेंसी वार्ड से बाहर नहीं निकल सकता, अब जाना पड़ेगा IMF के पास, और जो IMF कहता मान ले, हाथ बांध के मान ले, बल्कि क्या हम 10 कदम आगे जाएंगे। होता कोई और रास्ता तो अभी तक हुकूमत ने वो इख्तियार कर लिया होता है, उनका पॉलिटिकल कैपिटल भी इतना जो लूज हो रहा है, इतने मगर डॉक्टर साहब फिर तो IMF पाकिस्तान के लिए हेल्पफुल नहीं है जब वो कहता है कि अपने सांसें निकालो, सब्सिडीज बंद करो, ये जो इंडस्ट्रीज हैं सिमट है, ये इस तरह के इतने ये पैसे ले रहे हैं, तो ये तो एक सिस्टम को डिफाइन नहीं कर रहा, हम जो एक गुमशुदा सिस्टम में रह रहे हैं उसको डिफाइन कर रहा है, बेहतर नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक कहते हैं कि IMF वाले कोई आपके दुश्मन तो नहीं है, वो तो बल्कि इतनी आगे जानी रहे जितना आगे मैं जाना चाहता हूँ। हमने पेपर लिखा हुआ PhD में, हम तो बहुत आगे जाना चाहते हैं, हमारा मुल्क है, हम तो और रिफॉर्म करना चाहते हैं, हम तो बड़े छोटे छोटे रिफॉर्म मांग रहे हैं। हम तो करेंगे अफसरशाही का निज़ाम खत्म करो। अफसरशाही के निज़ाम ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये सारा नुकसान जो अफसरशाही का 19वीं सदी की कॉलोनिज्म रखी हुई है आपने, 19वीं सदी की ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, इनको खत्म करें भाई, मॉडर्नाइज करें, फीते वाली फाइलें खत्म करें, डिजिटल पे आके NLC करें, डिजिटल पे आए, ये हमारा मुफाद है, IMF का मुफाद तो नहीं।
तो हमें करना चाहिए, पर दुनिया का निजाम IMF के जरिए चलता है, उससे कोई छुटकारा नहीं है। और डिफॉल्ट तो भूल जाए, डिफॉल्ट तो हो ही नहीं सकती। डिफॉल्ट बच्चों वाली बात है। डिफॉल्ट का मतलब कि आप कर्जदारों को कहेंगे पैसे नहीं देंगे तो आपका तेल पानी बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। तो डिफॉल्ट तो पॉसिबली कोई नहीं। एक ही चीज है कि IMF के साथ समझौता करें, दुनिया के साथ ताबुन करें, अपनी याशी खत्म करें, अपने खर्चे। अच्छा नदीमुल हक साहब, डॉलर और कितना ऊपर जा सकता है? 276 के करीब तो आज आ गया, मतलब। और वो जो अभी अनऑफिशियल मार्केट में 280 मार्केट में उसका रेट चल रहा है वो तो 280 280 प्लस है आई मार्केट में। कितना ऊपर जा सकता है इंटरबैंक में? की वैल्यू बड़ी सिंपल है। डॉलर की वैल्यू वहां सेट होती है हमारी खराब बुरी आदतें, बच्चों वाली आदतें और दुनिया की अच्छी आदतों का कंपैरिजन है। जब तक हम हमारी अपनी बुरी आदतें खत्म नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, सरकारी दफ्तर खाली पड़े हुए हैं, तनख्वाहें लगी हुई है, यशी हो रही है, जब तक आप ये खत्म नहीं करेंगे, प्रोडक्टिविटी की तरफ नहीं आएंगे, तो डॉलर की कीमत गिरती रहेगी, सॉरी बढ़ती रहेगी, रुपये की वैल्यू गिरती रहेगी। नहीं वो तो है। अभी जो करंट सिचुएशन है इसमें सप्लाई और डिमांड को देखते हुए कहां तक जा सकते हैं? और जो मार्केट में जो अफवाहें फैल रही होती है, मतलब 300 टच कर सकता है डॉलर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। अगर हुकूमत ये IMF का प्रोग्राम साइन नहीं करती और अगर हुकूमत अपनी जेन्युइन ये पॉलिटिकल बातें छोड़ दे, पॉलिटिकल कंसिडरेशन उनकी पर्सनल चीज है, आपकी मेरी चीज नहीं है। अच्छा, हमने मुल्क को बचाना अगर है तो IMF समझौता करना पड़ेगा और उससे भी आगे जाना पड़ेगा, दुनिया को दिखाना पड़ेगा हम सीरियस मुल्क है, हम पॉलिटिकल कंसिडरेशन पर नहीं कर लिया है ना नदीमुल हक साहब। तमाम जो मुश्किल फैसले हैं वो हुकूमत ले भी रही है और आगे मजीद भी उनका रिजॉल्व है उनका कि दे हैव टू। अभी तो बहुत प्रोग्राम मैंने बताया ना, बहुत सारी चीजें करने वाली हैं। अभी आपका एक फैक्ट्री बंद नहीं हुई, शुगर पे सब्सिडी खत्म नहीं हुई, व्हीट पे सब्सिडी खत्म नहीं हुई, बिजली पे सब्सिडी खत्म नहीं हुई, बाकी आपने 1000 चीजें गंदे प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुए। अभी तो बहुत चीजें करने वाली हैं। आप कह रहे हैं इतनी छोटी सी बात से IMF खुश हो जाएगी? नहीं, अभी तो IMF का प्रोग्राम जून तक चलना है। जून से आगे क्या होना है? जून से आगे आपने एक और प्रोग्राम करना है, उसके बाद आपने 2 और प्रोग्राम करने, उसके बाद शायद आपकी बात कुछ ठीक हो। ठीक, बहुत शुक्रिया। नदीमुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का खत्म हो गया। अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। आपसे कल सेम टाइम सेम चैनल मुलाकात होती है।